हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि हम एमपी सेट एग्ज़ाम के पेपर 1 को कवर कर रहे हैं और हमने यूनिट 10 को, जिसमें कि उच्च शिक्षा प्रणाली था, उसको कवर किया था। उसके बाद में हमने यूनिट 7 में स्टैटिस्टिक्स को भी देखा और संख्या पद्धति के भी कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया था। आज मैं आपको जो है यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति के ऊपर है। और आपको पता है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आने हैं और जो पहली वाली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, उससे बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक 2018, 2022 और 2024 के एग्जाम में जो जो प्रश्न हुए हैं, हम सबसे पहले एक बार उनको देख लेते हैं और पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। एमपी सेट का जो 2024 का पेपर हुआ था, उसमें आप देखिए सिलेबस में जो आपका लिखा हुआ है शिक्षण का उद्देश्य, तो उससे सीधा सीधा क्वेश्चन बना और उसमें भी जो व्यवहारिक उद्देश्य है उससे रिलेटेड ये प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, एक होता है निर्देशात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है आपका व्यवहारात्मक उद्देश्य। तो जैसे हम कहें कि यदि चुंबकत्व का सिद्धांत है, यदि मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो आप यदि उसको तैयार कर लेते हो तो मेरे निर्देश के अनुसार, चूंकि आपने उस टॉपिक को तैयार किया है, इसलिए ये निर्देशात्मक उद्देश्य हो जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूं कि उस चुंबकत्व के सिद्धांत के ऊपर आपको दो चुंबकत्व के गुण आपको लिखने हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य कहलाएगा। 24 में ही दूसरा प्रश्न जो बना वो शिक्षण की प्रकृति के ऊपर बना और इसमें पूछा गया था कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है, ये कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर स्किनर होता। मैं आपको बता दूं कि जो सुदृढ़ीकरण शब्द है, इंग्लिश में इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को पुरस्कार या दंड के माध्यम से किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, तो उसे रीइंफोर्समेंट आपका कहा जाता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर ही आपका एआई भी काम करता है, जिसमें सबसे पहले एआई जो है गलतियां करता है और जब आप उसको नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे ये पता चल जाता है कि ऐसा काम करने से मुझे नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। दैट मीन्स अगली बार वो अपनी गलती को सुधार लेता है और उसे यदि कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसे शाबाशी दी जाए, तो ऐसी स्थिति में वो उसी तरीके की प्रक्रिया को जो है दोहराने लगता है। तो सेम काम बच्चों के साथ में भी होता है कि जब आप उनको कोई पुरस्कार देते हो, है ना, तो उसके माध्यम से वह उस काम को बार बार करते हैं और इसे धनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। कि जैसे यदि किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो आप उसको चॉकलेट देते हो, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। और यदि मान के चलो आप कोई बच्चा जो है होमवर्क आपने उसको दिया और आप वो घर से कर करके नहीं लाया, तो ऐसी स्थिति में आप उसको सजा देते हो और ये आपका जो है इसे दंड कहा जाता है, पनिशमेंट कहा जाता है। एक और होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें जो है किसी भी अप्रिय चीज़ को हटाया जाता है। तो ये रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बना है और एआई में भी आप पढ़ेंगे कि जो मशीन लर्निंग है उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक होती है, जिसमें कि जो मशीन है वो बार बार अपनी गलतियों से सीखती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें कि कोई कंप्यूटर है जो कि चेस का गेम खेलना सीख रहा है। जब शुरुआत में आप उसके साथ में खेलोगे तो होता यह है कि जैसे कंप्यूटर ने कोई चाल चली, तो यदि वो चाल गलत हो गई तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव पॉइंट्स उसको जाते हैं और इससे वो सीखता है कि अब मुझे वो चाल नहीं चलनी है। तो दूसरी बार जब वो अच्छी चाल चलता है तो उसको प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सीखता जाता है कि किस कार्य को करने से पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। तो ठीक इसी तरह की प्रक्रिया के चलते जो है स्टूडेंट्स भी सीखते हैं। और अब जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो मूल्यांकन की प्रणालियों के ऊपर आया था, जो सीखने के क्षेत्र सब टॉपिक से रिलेटेड था। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तेजना नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर स्मरण और पहचान होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपदेश देना। तो एक अभ्यास चक्र होता है, चिंतनशील अभ्यास चक्र, अभी अपन उसको पढ़ेंगे डिटेल में। शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन था ये। फिर शिक्षण सहायक सामग्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इसमें जो दृश्य सामग्री है उससे संबंधित एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आता शिक्षक। जो दृश्य सामग्रियां होती हैं उसमें बुक जैकेट भी आपका शामिल है, ब्रोशर भी शामिल है और तस्वीरें भी शामिल है ना। तो इसमें बुलेटिन बोर्ड में जो है शिक्षक शामिल नहीं है। फिर इसके बाद में 2022 में शिक्षण सहायक सामग्री से ही क्वेश्चन आया कि जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से डीटीएच चैनल जो है वो उपयोगी सहायक सिद्ध होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर था स्वयं प्रभा, क्योंकि इंटरनेट दीक्षा में भी आपका लगता है, इसके अलावा निष्ठा में भी और स्वयं पोर्टल पर भी आपका लगता है। लेकिन जो स्वयं प्रभा चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चलते हैं, सैटेलाइट बेस्ड चैनल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में मूल्यांकन प्रणालियों से संबंधित एक और प्रश्न आया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS से, और इसमें पूछा था कि इसका सबसे अच्छा लाभ क्या है। तो आपको पता है कि NEP जो 2020 है वो भी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ही ध्यान देती है
और इसीलिए आप देखिए तो उसमें विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुरूप विषय चुनने की छूट दी गई है। तो शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना ही सीबीसीएस का मुख्य उद्देश्य है, और इसी में जो है यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अपनी जो सीबीसीएस सिस्टम बनाए हैं। अगला क्वेश्चन जो आया शिक्षण की अवधारणा के ऊपर आया। इसमें पूछा गया था कि शिक्षण की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षण एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय है कि त्रिध्रुवीय है कि एक ध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है। तो इसका करेक्ट आंसर ट्राइपोलर होगा, क्योंकि इसमें आप देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा क्या है विद्यार्थी हो गया, है ना, एक टीचर हो गया, एक लर्नर हो गया, और बीच में जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कहलाएगा कंटेंट। तो इस तरीके से तीन इसके पोल बनेंगे, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी, और तीसरा जो है पाठ्यक्रम या कंटेंट। फिर इसके बाद में शिक्षा के स्तर से एक और प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन कौन से हैं। तो इसमें स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। तो कई सारे लेवल होते हैं टीचिंग के। इसमें सबसे पहले आता है स्मृति स्तर, जिसमें सबसे पहले आपको चीज़ें जो है याद करना सिखाया जाता है। इसके बाद में बोध का स्तर होता है या समझ का स्तर डेवलप किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि E = mc² जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण है, और ये आइंस्टीन ने दिया था। तो ये सबसे पहले आपने रट लिया, इसको तैयार कर लिया, ये कहलाएगा स्मृति स्तर। फिर जब आप समझोगे कि E कैसे m में चेंज होता है, तो ये कहलाएगा आपका बोध का स्तर या समझ का स्तर। और फिर जब आप इस पर चिंतन करके आप कोई नया मॉडल डेवलप करोगे तो उसको चिंतन का स्तर कहा जाएगा। और चिंतन के स्तर पर जाकर के एक दार्शनिक का नाम आपने सुना होगा, सुकरात, है ना। तो सुकरात की जो सारी पद्धतियां हैं वो चिंतन स्तर तक की जाती थी, और आत्मज्ञान पर ही उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया था। आत्मज्ञान पर ही उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया था। जबकि जो रीइंफोर्समेंट है वो बार बार गलतियां करके सीखने का की प्रक्रिया है। और एआई जो है देखा जाए तो रीइंफोर्समेंट पर भी काम करती है, और जब एआई में चिंतन का स्तर डेवलप होता है तो हम ये कहेंगे कि वो सुकरात पद्धति का भी इस्तेमाल करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला देखिए शिक्षण विधियाँ। इसमें शिक्षार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित प्रश्न पूछा था कि शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है। तो उसका करेक्ट आंसर होता अन्वेषण विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 2018 में शिक्षक की विशेषताओं से ऊपर प्रश्न बना, अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका किसकी होती है, या निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है किस चीज़ पर। तो उसका करेक्ट आंसर होता स्वयं शिक्षक के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जब शिक्षक जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो विद्यार्थियों के व्यवहार अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, उनकी मानसिकता अलग होती है। उन्हें आवश्यकता के अनुसार क्या करना पड़ता है, टीचर को अपनी शिक्षण विधियों को उनके अनुरूप ढालना पड़ता है। और इसी को कहा जाता है कि समायोजन, जिसमें शिक्षक जो है वो स्वयं के साथ में भी समायोजन करता है, ठीक है, और अपने आप को बदलता है। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी समायोजन की प्रक्रिया। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था अधिगम की प्रकृति के ऊपर से। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होता परिपक्वता, ठीक है। फिर इसके बाद में शिक्षण विधियों से एक और प्रश्न बना था, मौखिक निर्देश निम्नलिखित में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है ना। तो इसका आंसर आता निपुणता। शिक्षार्थी की विशेषताओं से संबंधित एक क्वेश्चन बना कि शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं। करेक्ट आंसर था विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं। आपको हम बता दें कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जब विद्यार्थी प्रशिक्षण के माध्यम से उनके व्यवहार में बदलाव आता है ना, तो शिक्षण की इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। और फिर एक और क्वेश्चन आया था मूल्यांकन प्रणाली से ऊपर, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक क्या कहलाती है। तो सोशियोमेट्री कहलाती है ना। और ये आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है वो सेकेंड यूनिट के भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, है ना। ये साथ में मैंने पेपर के भी इसमें लगा दिया था ताकि आप देख सको, ठीक है। इनको अपन बाद में टिक लगाएंगे जब क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो एक परिभाषा आई है स्किनर महोदय की, और उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट ही दिया था कि शिक्षक जो है शिक्षण जो है वो सुदृढ़ीकरण की एक आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। ये परिभाषा किसकी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, BF स्किनर। और जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि BF स्किनर महोदय ने रीइंफोर्समेंट को परिभाषित किया, और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो शाबाशी दे करके या पुरस्कार दे करके व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है, छात्र की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है, जबकि दंड दे करके उसके व्यवहार में बदलाव लाना भी रीइंफोर्समेंट का ही हिस्सा है। और एक और जो तीसरा प्रकार मैंने आपको रीइंफोर्समेंट का बताया था वो बताया था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो होता यही है कि जब शाबाशी मिलती है या जब पुरस्कार मिलता है, या यदि AI है तो इसको प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह वही कार्य बार बार करने के लिए प्रेरित होता है, और इसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। जैसे किसी छात्र को आप शाबाशी दे रहे हो किसी क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए, तो जो शाबाशी है वो कहलाएगा आपका रीइंफोर्समेंट। ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे बन सकती हैं। तो आपको याद रखना है पहली परिभाषा एक और
जैसे मॉरिसन ने कौन सी परिभाषा दी कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच का घनिष्ठ संपर्क है। तो मैच्योरिटी से संबंधित जो परिभाषा है वो मॉरिसन ने दी। फिर इसके बाद में बर्टन ने क्या कहा, बर्टन ने कहा शिक्षण सीखने के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है। ये बर्टन की परिभाषा है जो कि स्टिमुलेशन और गाइडेंस पर बेस्ड है। जॉन डेवी ने क्या कहा, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और समाज या पाठ्यक्रम शामिल होता है। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। फिर एनएल गेज ने क्या कहा, एनएल गेज ने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को बदलना है ना। तो व्यवहार परिवर्तन जिसका उद्देश्य है, व्यवहार परिवर्तन जिसका उद्देश्य है, तो ये एनएल गेज की परिभाषा है। फिर इसके बाद में स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण सीखने को प्रेरित करने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है ना। तो प्रेरित करने वाली क्रियाओं को आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक्शंस को। तो ये स्मिथ की परिभाषा है। फिर एडम्स ने क्या कहा कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र के बीच की बाइपोलर प्रोसेस है ना। क्लार्क ने क्या कहा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और संचालित की जाती है। तो चेंज इन बिहेवियर, ये क्लार्क की परिभाषा है। कुछ भारतीय थिंकर्स जो हैं उनकी भी परिभाषाएं आप याद रखिएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल रटना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना और अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानना है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, पूर्णता की ओर उन्होंने इशारा किया। महात्मा गांधी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना, हेड, हैंड और हार्ट, तीनों का डेवलपमेंट हो तो उसको हम शिक्षण कहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, एक शिक्षक तब तक वास्तव में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक कि वह अपनी लौ न जलाए रखे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है। तो शिक्षण से संबंधित जो परिभाषा है वो एग्जाम का पार्ट बनती हैं, और रीइंफोर्समेंट वाली परिभाषा तो बन भी चुकी है एग्जाम का पार्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा कई सारी और भी परिभाषाएं हैं जो अधिगम से संबंधित हैं, हम उन परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। इसमें हमने ऐड नहीं किया है, तो उन परिभाषाओं को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि जो अधिगम है, अधिगम में मैंने आपको बताया था कि अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अधिगम कहते हैं। और ये जो परिभाषा है ये गेट्स ने दी थी, है ना। तो गेट्स की परिभाषा के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि उत्तरोत्तर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। फिर क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा कि जो आदत है, ज्ञान है और अभिवृत्ति है, इसका संवर्धन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा कि नवीनतम ज्ञान, वुडवर्थ की जो परिभाषा थी उसमें क्या कहा गया कि जो नवीनतम ज्ञान है उसको अर्जित करना ही क्या है, अधिगम है। व्यवहार के कारण यदि व्यवहार परिवर्तन होता है, तो इसे अधिगम कहा जाता है, ये गिलफोर्ड ने कहा। और किम्बल की परिभाषा क्या है कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से यदि स्थायी परिवर्तन कर दिया जाए, किसमें कर दिया जाए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसे अधिगम कहा जाता है। किसकी परिभाषा है, किम्बल की परिभाषा है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में आप देखिए सूक्ष्म शिक्षण किसको कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसके पहले शिक्षण के सूत्र देख लेते हैं। जो सामान्य नियम है या सामान्य सूत्र हैं जिनकी मदद से शिक्षण की प्रक्रिया संचालित होती है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। शिक्षण का जो पहला सूत्र है वो क्या कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। जब भी आप किसी छात्र को या लर्नर को आप सिखाते हो तो सबसे पहले यही जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसको कितनी जानकारी है, कितना पता है, उस विषय के संबंध में क्या जानकारी है, क्योंकि उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आप क्या करोगे, उसको नई जानकारियां उपलब्ध कराओगे, है ना, उसको सिखाओगे। तो सबसे पहले छात्र से को ये जानना जरूरी है कि वो क्या जानता है किसी टॉपिक के विषय में। जैसे पहले छात्र को गेंद फेंकने के बारे में पूछेंगे और फिर हम प्रक्षेप्य गति के बारे में उसको बताएंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताएंगे। जब छात्र को यही नहीं पता है कि जो गेंद है जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो वापस आती है या नहीं आती है, या कौन सा फोर्स लगता है ना, किस प्रकार की गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति जब ऊपर की ओर फेंकते हैं ना,
जब उसको ये नहीं पता है तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है क्षैतिज गति भी शामिल है और ऊर्ध्वाधर गति भी शामिल है ना। तो जरूरी क्या है कि छात्र जो पहले से जानता है उसी को आधार बना करके हम नई जानकारी दें, है ना। तो ये पहला सूत्र है जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। तो सबसे पहले किसी भी छात्र को यदि समझाना है, सिखाना है, तो हम वस्तुओं का, मॉडल्स का ही सबसे पहले प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से उसको चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाती हैं। जैसे हम आपसे कहें कि जो डायोड है वो कैसा होता है या डायोड की परिभाषा क्या है, तो जब तक आपने डायोड देखा नहीं होगा आप उसकी परिभाषा को याद नहीं कर पाओगे, आपको कठिनाई होगी, है ना। तो डायोड को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो यदि आप डायोड को देख लेंगे जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है ना, यह रेजिस्टेंस है जिसमें कि वो भी इसी तरीके का दिखता है, बस इसमें इस तरीके के सर्कल्स रहते हैं। तब तक आप जो है डायोड को नहीं देखोगे, रेजिस्टेंस को नहीं देखोगे, तो आप परिभाषा याद करने में भी कठिनाई होगी, है ना। तो हम पहले ठोस वस्तुओं का, मॉडलों का प्रयोग करते हैं, है ना, और फिर विचार या सिद्धांतों की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, है ना। जैसे हम पहले प्रिज्म को दिखाते हैं, फिर अपवर्तन के सिद्धांतों को हम समझाते हैं ना। फिर सरल से जटिल की ओर, सबसे पहले आसान कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद में फिर हम कठिन कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे आपको यदि हम पहले ही त्वरण की परिभाषा बताने लगे, तो त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, है ना। लेकिन अब आपको वेग पता ही नहीं है ना, समय के बारे में भी डिटेल में जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आप उसको समझ नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको वेग के बारे में बताना पड़ेगा, है ना, दूरी के बारे में बताना पड़ेगा, विस्थापन के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप त्वरण को समझ पाओगे। तो सरल से जटिल की ओर जाना ही, है ना, ये नियम है शिक्षण का। विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, इसको समझ लेते हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस, किसी समस्या को पहले टुकड़ों में तोड़ना और फिर उन्हें जोड़ करके निष्कर्ष निकालना। जैसे हम जो है F बराबर ma को हमें समझना है, तो हम द्रव्यमान को अलग कर लेंगे, मास को अलग कर लेंगे, फोर्स को अलग कर लेंगे और एक्सेलरेशन को अलग अलग कर लेंगे। तीनों को टुकड़ों में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मिला करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, ये पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले कई उदाहरण देते हैं और फिर नियम बनाते हैं। इसे आगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। जैसे कई धातुओं के गर्म होने पर यदि हम फैलने का उदाहरण दें, तो फिर हम सामान्य नियम बना पाते हैं कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा पाकर के धातु क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसमें प्रसार होता है। पूर्ण से अंश की तरफ, ठीक है, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। पहले समग्र रूप देखना, फिर हिस्सों को समझना। तो पहले हम पूरा परमाणु मॉडल दिखाएंगे, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर चर्चा करेंगे, है ना। मनोवैज्ञानिक तरीके से तार्किक की ओर, पहले छात्र की रुचि आयु का ध्यान रखें, फिर विषय की तार्किक संरचना पढ़ाएं। छोटी कक्षाओं में विज्ञान कहानियों की तरह पढ़ाएं, कॉलेज में तार्किक क्रम में। जैसे अभी मैं बीए के विद्यार्थियों को जब मैथ पढ़ा रहा था, तो होता यह है कि बीए के विद्यार्थियों को मैं सीधा सीधा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यदि मैं उनको बताऊं भी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, तो वो उसको ईजिली नहीं समझ पाएंगे। मुझे उन्हें बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना, उदाहरण दे करके समझाना पड़ेगा। उनकी रुचि का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें किस तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो बात यही है कि आपको जो है छात्र की रुचि का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और विषय को समझने की उसकी क्या संरचना है ना, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये शिक्षण से संबंधित कुछ सूत्र थे। इसके बाद में आप देखिए माइक्रो टीचिंग। इसमें आप देखिए एमपी सेट में समय सीमा और चक्र पर भी प्रश्न आते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एक चक्र पर क्वेश्चन आया था, और इसके जनक कौन है, माइक्रो टीचिंग के इसके जनक हैं ड्वाइट एलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 में। भारत में इसकी शुरुआत डीडी तिवारी ने की थी 1967 इलाहाबाद में। और ये परिभाषा क्या है, स्केल डाउन या लघु रूप शिक्षण प्रक्रिया है ना। तो जब किसी टीचर को 100 बच्चों की क्लास जैसे उसको लेनी है, ये सिखाना है, तो उसको सबसे पहले जो है सूक्ष्म स्तर का शिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब कि क्लास जो है वो 50 या 100 बच्चों की उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, बल्कि छात्रों की संख्या क्या होगी, 5 से 10 छात्रों की संख्या होगी। और समय भी जो है वो इंटरवल्स में आपका डिवाइड होगा, तो 5 से 10 मिनट का, है ना, प्रत्येक कौशल के ऊपर। तो अलग अलग कौशल की शिक्षा दी जाती है। जैसे टीचिंग 6 मिनट टीचिंग करें, फिर इसके बाद में फीडबैक ले, फिर रीप्लान करें, है ना। तो ये एनसीईआरटी में आपका जो है इसका मानक समय जो है माइक्रो टीचिंग साइकिल का ये 36 मिनट का है ना। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से कोर स्किल्स होने चाहिए। इसमें सबसे पहले तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो, कि वो प्रस्तावना सही तरीके से दे पाए और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर पाए, जोड़ पाए। जैसे कल की क्लास में किसी ने, शिक्षक ने कोई टॉपिक पढ़ाया, तो अगली क्लास में उसको क्या करना चाहिए, प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले उसको पुराने टॉपिक को बताए और उससे फिर जो है जोड़ करके ही नए टॉपिक को स्टार्ट करें, है ना। फिर इसके बारे में आप देखिए प्रश्न पूछने का उसके अंदर कौशल हो, छात्रों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता हो, है ना। तो ये जरूरी है, केवल पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं है, बीच बीच में जो है छात्रों से अपने सवाल भी पूछते चलना है ना, कि आपका समझाया हुआ उनको कितना समझ में आया, है ना, क्या वो उस गहराई से सोच पा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर जो आपने पढ़ाया है।
तो प्रश्न पूछने का कौशल भी डेवलप करना, है ना। फिर इसके बाद में स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, फिर उसी को खड़ा करके क्या करना, है ना, उससे पूछना, है ना, क्या वो उसकी व्याख्या कर पा रहा है। और कठिन शब्दों और सिद्धांतों को भी सरल तरीके से समझाना भी क्या कहलाएगा, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कहलाएगा। फिर स्पष्टता और सुलेख, है ना, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उस पर बहुत स्पष्टता से लिखा गया हो, उसमें गलतियां ना हो। और फिर एक होता है रीइंफोर्समेंट, है ना, कि जैसे किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया है या बहुत अच्छा प्रदर्शन निरंतर वो अपनी क्लास में करता रहा है, तो उसे जो है प्रेरणा स्वरूप शाबाशी देना, है ना। और ये किस पर काम करता है, स्किनर के सिद्धांत पर काम करता है ना, रीइंफोर्समेंट पर काम करता है। फिर आप देखिए शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तो आप सभी को पता है कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कॉग्निटिव डोमेन के तहत भी है, अफेक्टिव डोमेन के तहत भी है, और आपका जो आपका मनोगत्यात्मक डोमेन है ना, साइको मोटर डोमेन जो है उसके अंतर्गत भी है। सबसे पहले तो हमारा शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जो है जानकारी ग्रहण करें, है ना। और ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन जो है वो BS ब्लूम ने दिया था ये मॉडल, और ये किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क के चिंतन, ज्ञान और बौद्धिक कौशल से संबंधित है। इसके कौन कौन से लेवल हैं इनको याद रखिएगा आप, लेवल्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हो सकता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज को याद रखना और रटना, ये पहला है। फिर बोध, कॉम्प्रिहेंशन, अर्थ समझना और अनुवाद करना। फिर अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ज्ञान का नई स्थिति में उपयोग करना सीखना। और फिर विश्लेषण या एनालिसिस, टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए, है ना, अंतर करना आना चाहिए। फिर अगला क्या है, सिंथेसिस, जोड़ करके नया बनना चाहिए। मूल्यांकन, एवोल्यूशन, है ना, और निर्णय लेना। ये सब क्या आएगा, आपका ज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत आएगा। परिभाषित करना, सूची बनाना, है ना, व्याख्या करना, गणना करना, प्रयोग करना, है ना। 2001 के संशोधित मॉडल में संश्लेषण को रचना कहा गया है, क्रिएटिंग कहा गया है, और इसे सबसे ऊपर रखा गया है। फिर इसके बाद में देखिए, जब बच्चा जो है कोई चीज़ सीख लेता है, याद कर लेता है ना, समझ लेता है, उसका बौद्धिक कौशल मजबूत होता है, तो उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षण का एक उद्देश्य यह है कि अच्छे रिलेशन भी छात्र छात्राओं के साथ में होने चाहिए। और वो रिलेशन कैसे होने चाहिए, अफेक्टिव डोमेन में होने चाहिए, है ना। दैट मीन्स यदि आप किसी को समझा रहे हो, आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हो, है ना, तो उसमें सुनने की इच्छा भी होना चाहिए, है ना। आप लगातार उनको क्या करते रहिए, प्रेरित करते रहिए। आप उनके अंदर वैल्यूज़ का विकास करिए, है ना, आप उनके अंदर नया दृष्टिकोण डेवलप करिए, है ना। और कहानियों के माध्यम से, है ना, या एग्जाम्पल्स के माध्यम से, है ना, उनकी जो इफेक्टिव डोमेन है वहाँ पर जाकर के आपको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता करना, है ना, अनुमूल्यन या वैल्यूइंग, महत्व देना, ऑर्गेनाइजिंग, मूल्यों को व्यवस्थित करना, और चरित्रीकरण, मूल्यों को जीवन शैली बनाना, ये सब आना चाहिए, है ना। और इसी प्रक्रिया में आप देखते हो कि केवल वन साइडेड टीचिंग नहीं होती है। दैट मीन्स केवल छात्रों को पढ़ाया बस नहीं जाता है, वहाँ पर बच्चे टीचर को सुनते भी हैं, प्रश्नों को भी पूछते हैं। टीचर जब प्रश्न पूछता है तो उसके उत्तर भी देते हैं। टीचर्स के द्वारा उनकी प्रशंसा करी जाती है, एक दूसरे बच्चों का सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है ये अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। फिर आप देखिए, जो अगला उद्देश्य है वो है मनोगत्यात्मक, साइको मोटर डोमेन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि प्रत्यक्षीकरण, इंद्रियों का उपयोग करना। और MP सेट 2024 में भी यही पूछा गया था, है ना। कार्य के लिए तैयार होना, निर्देशित अनुक्रिया, गाइडेड रिस्पॉन्स, है ना। इसमें क्या होता है कि देखना, पहचानना, नकल करना, मरम्मत करना, निर्माण करना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर आप देखिए शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें जो पहला मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, इसका मुख्य फोकस किस पर रहता है, बौद्धिक क्षमता और तार्किक सोच का विकास करना। प्रमुख मॉडल इसके अंतर्गत क्या है, अग्रिम आयोजक प्रतिमान, और ये मॉडल के प्रवर्तक कौन है, डेविड आसुबेल, याद रखिएगा। इसमें व्याख्यान से पहले रूपरेखा देना, अमूर्त ज्ञान को व्यवस्थित करना, ये सबसे पहले आता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले प्रोवाइड कराना। और इससे क्या होगा, इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस मॉडल को क्या कहेंगे, अग्रिम आयोजक प्रतिमान या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। फिर इसके बाद में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ये रिचर्ड सचमैन का है। इसमें वैज्ञानिक जिज्ञासा, प्रश्न पूछना और डेटा विश्लेषण करना कि किन किन छात्रों को आता है और किन छात्रों को नहीं आता है ना। तो ये चीज़ जो है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में आएगी। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। उदाहरणों के माध्यम से संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना, इसे आगमन विधि भी कहते हैं। फिर आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, हिल्डर टाबा के इसके प्रवर्तक हैं। तथ्यों से जनरलाइजेशन करना, सामान्यीकरण करना इसके अंतर्गत आएगा। फिर व्यवहार परिवर्तन परिवार देखिए, बिहेवियरल सिस्टम फैमिली, दृश्य व्यवहार को बदलना, इसके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी BF स्किनर ने इसको बताया था, ऑपरेशनल कंडीशनिंग को। इसमें पुनर्वलन का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया भी कि जब हम एक्टिव कंडीशनिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जो है यदि कोई होमवर्क नहीं करके लेकर के आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको दंड दिया जाएगा। यदि कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दी जाएगी। इसे ही हम क्या कहेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे। फिर अगला है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। स्किनर का मॉडल है ये भी। छोटे छोटे फ्रेम में सीखना, है ना, सेल्फ पेसिंग। महारत अधिगम, मास्टरी लर्निंग, BS ब्लूम का मॉडल है।
90% छात्र सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करें, समय परिवर्तनशील होता है। और तीसरा जो है आपका सोशल इंटरेक्शन फैमिली, सामाजिक अंतःक्रिया परिवार, और इसमें सामाजिक कौशल और सहयोग को बढ़ाया जाता है। समूह अन्वेषण प्रतिमान इसका मॉडल है। प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट थिलेन और जॉन डेवी। लोकतांत्रिक तरीका है समूह में समस्या समाधान करना, समूह अन्वेषण प्रतिमान कहलाता है। भूमिका निर्वाह प्रतिमान, रोल प्लेइंग मॉडल, फैनी सॉफ्टेल का मॉडल है। सहानुभूति, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, है ना, सामाजिक समस्याओं का हल करना। और आपको पता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी में जो सहानुभूति होती है, सहानुभूति और समानुभूति दोनों के गुण मौजूद होते हैं। सहानुभूति में किसी असहाय व्यक्ति के प्रति दया का जो भाव है, मदद करने का जो भाव है, वो सहानुभूति कहलाता है। कोई संकट की परिस्थितियों में है तो उसके प्रति आप क्या करोगे? सहानुभूति व्यक्त करोगे। और समानुभूति में क्या होता है कि दूसरे के शूज में अपना पैर डाल करके देखना कि वो किस परिस्थितियों में है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो समानुभूति का ये जो गुण है वो एक सिविल सर्वेंट में होता है। और शिक्षक केवल और केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो छात्रों के मनोविज्ञान को भी प्रॉपर तरीके से समझता है और उसी के अनुरूप जो है शिक्षण की प्रक्रिया संचालित करता है। फिर इसके बाद आप देखिए न्याय शास्त्रीय प्रतिमान, डोनाल्ड ओलिवर का। सामाजिक मुद्दों पर बहस, तर्क वितर्क, है ना, डिबेट, और इसके माध्यम से ही व्यक्तित्व विकास होता है। इसके माध्यम से ही नए नए रिजल्ट निकालने की जो है क्षमता छात्रों में आती है। व्यक्तिगत परिवार, पर्सनल फैमिली, आत्मविकास और व्यक्तित्व निर्माण। अनिर्देशित शिक्षण, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग, कॉल रोजर्स का इसके प्रभाव। शिक्षण के स्तर को समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो कि रटने या स्मृति से शुरू होती है और समस्या समाधान तक जाती है। सबसे पहले ये मेमोरी लेवल पर काम करती है। दैट मीन्स यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप सबसे पहले उसको रटते हैं, याद करते हैं, मेमोरी के लेवल पर काम करते हैं। इसके प्रवर्तक थे हर्बर्ट, जे.एफ. हर्बर्ट। और तथ्यों और सूचनाओं को याद करना ही क्या कहलाता है? रटना कहलाता है। और ये सबसे निचला स्तर है। इसमें छात्र जो है केवल और केवल क्या करता है? सुनता है और रटता है, और निष्क्रिय स्थिति में होता है, पैसिव स्टेट में होता है। जैसे E बराबर mc² के नियम को याद कर लेना, न्यूटन के गति के नियमों को याद कर लेना, ये स्मृति लेवल पर काम करेगा। फिर इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या होता है? इसके प्रवर्तक हैं मॉरिसन, एस.सी. मॉरिसन। इसमें छात्र ये समझता है कि ई का चेंज एम में कैसे हुआ, या न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उसके संबंध में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है इस स्तर पर। और इसमें तथ्यों के बीच में संबंध देखता है, उदाहरण देना और वर्गीकरण करना। और इसी फेज में छात्र सवाल भी पूछता है और अर्थ को समझता है। ये एक्टिव फेज होता है। फिर इसके बाद में चिंतन विमर्श स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान की अप्रोच रहती है। आलोचनात्मक सोच, तर्क और सृजनात्मकता यह सर्वोच्च स्तर है। इसमें छात्र जो है अति सक्रिय होता है, शोध करता है और निष्कर्ष निकालता है। नाभिकीय विखंडन पर जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या प्रयोग है उसको डिजाइन करे तो वो अपने चिंतन के स्तर पर करेगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पर करेगा। और ये जो है ये मॉडल जो है हंट, मॉरिस एल हंट ने दिया था। शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं या चक्र हैं वो भी 3 फेज हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में जब कोई टीचर छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जाता है तो सबसे पहले प्लानिंग करता है और कौन सा कंटेंट उसको पढ़ाना है, उस कंटेंट का लक्ष्य क्या है और उसके लिए कौन कौन से डायमेंशन उसको कवर करना है, उसकी रणनीति क्या होगी, उसकी विधि क्या होगी, ये सब तय करना क्या कहलाता है? नियोजन चरण या प्री एक्टिव फेज कहलाता है। योजना बनाना जो है वो प्री एक्टिव फेज में शामिल होगा। फिर इसके बाद में इंटरएक्टिव फेज सबसे महत्वपूर्ण फेज है, जहाँ पर जो है आपने जो भी तैयार किया है उसको आपको छात्रों छात्राओं को डिलीवर करना है, तो ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज कहलाएगा। इसमें रेगुलरली आपको छात्रों को मोटिवेट भी करना रहता है ना, उद्दीपन देना, व्याख्या करना और प्रश्नोत्तरी, कक्षा का आकार समझना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ये ट्रांजैक्टिंग फेज है, लेन देन करना। दैट मीन्स आप छात्र छात्राओं को समझाते हैं, छात्र छात्र आपसे सवाल पूछते हैं, और ये कक्षा के अंदर का चरण है। जो तीसरा स्तर है वो कहलाता है पोस्ट एक्टिव फेज, जो कि एवेल्यूशन स्टेज पर काम करता है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जांच और भविष्य के लिए सुधार करना, टेस्ट लेना, ये सब इसमें शामिल होगा। ये असेसिंग स्टेज है, आकलन करना इसमें शामिल होगा। ये क्वेश्चन आया था 2024 में और इसमें पूछा गया था कि जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है उस रिफ्लेक्टिव साइकिल में आपका जो है उपदेश देना जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि उपदेश तो मेंटरिंग में दूसरे को दिया जाता है, जबकि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो स्वयं के लिए होती है ना। एक टीचर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद में छात्र छात्राओं का क्या रिएक्शन रहा, है ना, उसके बारे में क्या आपने सोचा, क्या अच्छा था या बुरा था, है ना, स्थिति का आपने क्या अर्थ निकाला, फिर उसके बाद में इसका कंक्लूजन क्या था और अगली बार क्या आप सुधार करेंगे, ये सब उसमें शामिल होता है ना। तो डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, एवोल्यूशन, एनालिसिस, कंक्लूजन और एक्टिव प्लान, ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव साइकिल का हिस्सा है। फिर आगे देख लेते हैं शिक्षण अधिगम के क्षेत्र, है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन, एंडरसन और क्रथवोहल, यह मानसिक कौशल और ज्ञान से संबंधित है। इसमें याद रखना, समझना, अप्लाइंग लागू करना, विश्लेषण करना, एनालाइजिंग मूल्यांकन करना और रचना करना शामिल है ज्ञानात्मक क्षेत्र में। ये हेड या मस्तिष्क से संबंधित है ना, इसलिए इसको कॉग्निटिव कहा जा रहा है।
फिर दूसरा क्या है, भावनात्मक। इसमें रिसीविंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्रीकरण, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण फेज यही है ना, क्योंकि इस फेज में जो है जो भी वैल्यूज हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, उसको छात्र छात्राएं सीखते हैं और उनका जो व्यक्तित्व विकास है वो भी इसी स्टेज में आपका होता है। फिर आप देखिए अगला, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र, है ना। व्यवहारिक स्तर पर इंद्रियों के लेवल पर जो काम करता है छात्र, वो इस स्टेज में करता है, इस डोमेन में करता है। इसमें परसेप्शन, मनोस्थिति, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कार्यकौशल, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स और एडेप्टेशन या अनुकूलन, ये इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था 2024 में सेट में। सिम्पसन इसके प्रवर्तक है ना, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र की, याद रखिएगा। ऊपर वाले के कौन थे प्रवर्तक, क्रथवोहल, ब्लूम और मसीहा। फिर अगले पर आते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। आपको पता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो सहायक सामग्री है उसकी भूमिका रहती है। सहायक सामग्री के रूप में दृश्य सामग्री में आपको पता है कि जिसमें केवल आंखों का उपयोग होता है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न 2024 में पूछा गया था कि बुलेटिन बोर्ड में क्या क्या शामिल है। तो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, मानचित्र, है ना, ग्लोब, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, है ना, जो केवल आंखों से आपके दिखाई दें, उनको हम क्या कहेंगे। इसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री भी आपकी शामिल होगी, जिसमें आंख और कान दोनों का उपयोग होता है। तो सबसे प्रभावशाली है ना, तो ये ध्यान में रखना है इसमें। फिर इसके बाद में आप देखिए तकनीक या प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री प्रोजेक्टेड एड्स कहलाएगी। और इसमें क्या होगा आपका शामिल, इसमें आप देखिए प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, एलसीडी प्रोजेक्टर, ये सब शामिल होगा। इन्हें स्क्रीन पर दिखाने के लिए बिजली मशीन और लेंस की आवश्यकता होती है। और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, जिन्हें दिखाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं होती है। जैसे चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, पोस्टर हो गया, कार्टून हो गया, कोई 3D मॉडल हो गया, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर जब हमको टीचर्स पढ़ाते थे केमिस्ट्री में, तो वो डिफरेंट मॉडल्स लेकर के आते थे। मीथेन का मॉडल अलग लेकर के आते थे, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉडल लेकर के आते हैं बॉन्डिंग को समझाने के लिए, एंगल को समझाने के लिए, है ना। तो जो 3D मॉडल्स होते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहलाएगा, है ना। एडगर डेल का अनुभव शंकु, यह शिक्षण सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि हमें पढ़ने से कम और करने से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। आपको एक चीज़ और बता दें कि जो जब आप शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ते हो, जैसे किताब के माध्यम से, है ना, तो ये एक अमूर्त चीज़ है ना। इसमें आपको केवल और केवल 10% याद रहता है, इसकी प्रभावशीलता कम है। फिर मध्य में क्या रहता है आपका, दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें आपको 50% याद रहता है ना, आप देखते भी हो और सुनते भी हो, वीडियो देखना और प्रदर्शन देखना ये। और तीसरा जो होता है 90%, जिसमें याद रहता है, यदि आप प्रत्यक्ष अनुभव करें या आप उस कार्य को करें, है ना, डूइंग द रियल थिंग, वास्तविक अनुभव करना, ये सबसे मूर्त है, सबसे कॉन्क्रीट है, और इसमें आप सबसे ज़्यादा सीखते हो, है ना। सबसे ज़्यादा अधिगम होता है किसमें, आपका प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस में। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था बुलेटिन बोर्ड से संबंधित कि बुलेटिन बोर्ड में क्या शामिल नहीं है। बुक, जैकेट, ब्रोशर, तस्वीरें, नोटिस, कटिंग, ये सभी डिस्प्ले आइटम्स हैं। शिक्षक इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक तो वह व्यक्ति है ना जो उस बोर्ड का उपयोग करता है ना, ये बोर्ड का हिस्सा नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली को समझ लीजिए। मूल्यांकन प्रणाली भी उद्देश्य के आधार पर और तुलना के आधार पर डिवाइड करी जा सकती है ना। इस मूल्यांकन प्रणालियों से 2 से 3 क्वेश्चन मूल्यांकन की प्रणालियों से बने हुए हैं, और इनको समझ लेते हैं अपन। मूल्यांकन को मुख्य रूप से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उद्देश्य या चरण के आधार पर और तुलना के आधार पर। तो आपको पता है कि जब आप छात्र छात्राओं को सिखाते हो, तो ऐसी स्थिति में जब वो टेस्ट देते हैं तो उनका मूल्यांकन भी करना पड़ता है, और मूल्यांकन के लिए ही क्या की गई हैं, जो सिस्टम्स है वो डेवलप की गई हैं। और पहला जो सिस्टम है वो उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा जो है तुलना के आधार पर देखेंगे। तो मूल्यांकन का प्रकार है प्लेसमेंट एवेल्यूशन, और ये शिक्षण शुरू होने से पहले किया जाता है। इसमें प्रवेश परीक्षा या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है ना, और उसी बेसिस पर जो है छात्र को जो है प्रवेश दिया जाता है। तो छात्र के पास पूर्व ज्ञान या योग्यता है या नहीं, या जांचने का ही मुख्य उद्देश्य इसमें रहता है, तो प्लेसमेंट एवेल्यूशन कहलाता है। दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मुलेटिव एवेल्यूशन। देखिए इसमें सब तरीके के एवेल्यूशन शामिल होंगे, प्रवेश से लेकर के जब तक छात्र डिग्री नहीं ले लेता तब तक आपका जो है ये मूल्यांकन उसका चलता रहेगा। फिर शिक्षण या कक्षा के दौरान, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना और फीडबैक देना, जिसमें ग्रेड नहीं दिए जाते। प्रश्नोत्तरी जैसे करवाते हैं, मौखिक प्रश्न, फीडबैक, सुधार, इंप्रूवमेंट, इकाई परीक्षण, ये सब फॉर्मेटिव एवेल्यूशन का हिस्सा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। निदानात्मक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान यदि किसी छात्र को कोई समस्या आती है, किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर बन नहीं रहा है, या जो समझाया है वो समझ में ठीक से आया नहीं है, तो छात्रों की जो अधिगम कठिनाइयाँ हैं उनके कारणों का पता लगाना, कमजोरी पहचानना, है ना। कई बार ये होता है ना कि कुछ छात्र जो कमजोर होते हैं वो प्रश्न पूछते भी नहीं है ना,
तो ऐसी स्थिति में उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी कठिनाइयों का पता लगाना, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहलाएगा। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर किसी मरीज की जो भी समस्या है, जो भी रोग है, उसको जांचता है ना, उसका पता लगाता है। तो ठीक इसी तरीके से कमजोर छात्र छात्राओं को पहचानना, है ना, उनकी वीकनेस को पहचानना और फिर उसका क्या करना, इलाज करना उसमें शामिल होगा। उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा, उसका आधार होगा। संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव एवोल्यूशन, इसमें कोर्स के अंत में यह तय करना कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं, और ग्रेड या प्रमाण पत्र देना है। जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, सेमेस्टर परीक्षा होती है, ग्रेडिंग या सर्टिफिकेशन, इसमें पास फेल का निर्णय लिया जाता है। ये सब क्या कहलाएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव एवोल्यूशन कहलाएगा। यदि हम तुलना के बेसिस पर देखें तो सबसे पहला होता है आपका नॉन रेफरेंट टेस्ट NRT। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक छात्र की तुलना दूसरे छात्रों से की जाती है। जैसे आपका UGC नेट है, IIT JEE है, क्लास में फर्स्ट आना, ये सब क्या है, NRT टेस्ट है। परसेंटाइल, रैंक, सापेक्ष स्थिति, ये सब इसमें देखा जाता है। CRT क्या है, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, छात्र की तुलना एक पूर्व निर्धारित मानदंड से की जाती है ना। ड्राइविंग टेस्ट, नियम पता है या नहीं है। टाइपिंग टेस्ट, है ना, 30 शब्द प्रति मिनट होना ही होना चाहिए, है ना। एक पर्टिकुलर मानक है, उस मानक के अनुरूप ही यदि आप उसको क्रॉस करते हो तभी आप पास या फेल कहलाओगे, है ना। इसमें रिलेटिव स्थिति की कोई वो नहीं है। यदि आप 90 नंबर भी ले आते हो 100 में से, लेकिन उसके लिए यदि मानक 91 नंबर डिसाइड किया गया है, तो मतलब आप फेल ही कहलाओगे, है ना। तो ये कहलाएगा CRT टेस्ट, है ना। इसमें प्रतिशत निपुणता इसी और पास और फेल के बेसिस पर ही क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। फिर आगे देखिए, मूल्यांकन में अभी कुछ नवाचार हुए हैं। नई शिक्षा पद्धति 2020 में CBCS सिस्टम आया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी है और क्रेडिट आधारित मूल्यांकन है ना। और जो किसको बताता है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को दिखाता है ना। तो दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है स्टूडेंट सेंट्रिक और दूसरी होती है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को ही शामिल किया गया है। CGPA, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर के अंकों का औसत, और भारत में आमतौर पर 10 पॉइंट स्केल का उपयोग होता है, आप सभी को पता है। CBT आप देखते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इसमें कंप्यूटर पर परीक्षा होती है। फायदा यह है कि कई बार इसमें तत्काल परिणाम मिल जाता है, पारदर्शिता और लचीलापन। ई शिक्षा को समझ लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ई शिक्षा या ई लर्निंग कहलाता है। और जब शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हम डिजिटल उपकरणों, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट तकनीक का प्रयोग करें तो उसे ई शिक्षा कहेंगे, है ना। ई शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, कंप्यूटर की भी, स्मार्टफोन की भी और टैबलेट की भी। MP सेट कीवर्ड्स आप देखिए, ICT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इसका उपयोग जो है 24/7 उपलब्धता, छात्र केंद्रित अप्रोच है। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम छात्र छात्राओं को 24/7 ई शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, और ये एक प्रकार की लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ई शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। जैसे आप देखिए, सबसे पहला प्रकार है सिंक्रोनस या तुल्यकालिक। इसमें छात्र और शिक्षक एक ही समय पर रियल टाइम में जुड़े होते हैं, और फीडबैक क्या होता है, तुरंत मिलता है। आपको पता है यदि ऑनलाइन क्लास चल रही है और वो जूम मीटिंग के माध्यम से चल रही है ना, लाइव जूम क्लासेस हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या लाइव चैट हो, तो ये कहलाएंगे आपकी सिंक्रोनस या तुल्यकालिक ई लर्निंग। इसमें रियल टाइम में शिक्षक और छात्र जुड़े रहते हैं, और यदि कोई डाउट होता है तो छात्र तुरंत शिक्षक से पूछ सकता है, उसका समाधान भी उसको तुरंत मिल जाएगा, तो उसको तुरंत फीडबैक मिलेगा। तो सिंक्रोनस या तुल्यकालिक इसको लर्निंग कहते हैं। और फिर दूसरा होता है असिंक्रोनस या अतुल्यकालिक। इसमें छात्र और शिक्षक एक समय पर ऑनलाइन नहीं होते, छात्र अपनी सुविधानुसार कभी भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लाइव वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना। आपका लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ में नहीं हो रहा है, मैंने कंटेंट बना करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा मैं, और फिर आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं, है ना। उसमें छात्र और शिक्षक के बीच में रियल टाइम संवाद नहीं होते हैं। और आपको ये भी सुविधा है कि यदि आपको लगता है कि वीडियो की वॉइस बहुत स्लो स्पीड में जा रही है, तो आप उसको 2.0 की या 2.5 की स्पीड में भी करके देख सकते हैं, तो ये आपको सुविधा है। ये कहलाएगी असिंक्रोनस या अतुल्यकालिक ई लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम या पारंपरिक कक्षा और ऑनलाइन शिक्षा का मिश्रण है। कुछ हिस्सा क्लास में और कुछ आपका ऑनलाइन में होता है। जैसे मैं अभी कहूँ तो मैं दो प्रकार की टीचिंग कर रहा हूँ, एक तो ऑफलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा क्या है, ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ब्लेंडेड इसको लर्निंग कहेंगे, मिश्रित अधिगम। और इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में क्लास में लेक्चर और ऑनलाइन असाइनमेंट या क्विज कराना, है ना, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा। और ऊपर वाला आप देखिए, जो PDF के माध्यम से आप पढ़ते हो, तो कंटेंट एक बार डाल दिया गया, है ना, वो लाइव तो है नहीं, आप रियल टाइम तो संवाद कर नहीं पा रहे, रिकॉर्डेड वीडियोज है, डिस्कशन फोरम है, ईमेल है, ये सब क्या है, आपका अतुल्यकालिक असिंक्रोनस लर्निंग है। मोबाइल लर्निंग, M लर्निंग कहलाएगी। मोबाइल उपकरणों के माध्यम से कहीं से भी और कहीं भी सीखना, कभी भी सीखना। इसमें क्या है, आप डाउनलोड करके रखते हो, और कई बार एजुकेशनल ऐप्स भी होते हैं, ड्यूलिंगो और या बायजूस के माध्यम से आप कहीं पर भी सीख सकते हो। शिक्षा के प्रकार, अब आपको पता है कि शिक्षा को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला जो होती है वो कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। ये एक स्ट्रक्चर्ड
प्रणाली है स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। आपको पता है कि हर एक औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसकी समय सारणी होती है, नियमित कक्षाएं होती हैं और कंप्लीट करने पर आपको डिग्री या प्रमाण पत्र मिलता है और शिक्षक और छात्र के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। जैसे स्कूल की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है, पीएचडी, ये सब फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल होगा। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन क्या कहलाएगा? यह शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना, इसका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता और ये शिक्षा जो है इसका जो सबसे पहली पाठशाला होती है वो आपका परिवार होता है ना। परिवार से ही आप जो है सबसे पहले अपने जीवन के मूल्यों को सीखते हैं और संस्कारों को सीखते हैं, है ना। तो वैल्यूज सबसे पहले आप जो है, जो प्रथम पाठशाला है आपका परिवार, वहीं से आप सीखना चालू करते हो। इसकी कोई निश्चित पाठ्यक्रम में समय सारणी नहीं है। परिवार, दोस्तों, समाज या उन अनुभव से सीखी जाती है। तो पहला परिवार, फिर इसके बाद में आता है समाज, फिर इसके बाद में आता है आपका स्कूल। तो ये सब चीज़ें जो है एक क्रम से जो है आपकी कंडीशनिंग करती हैं। कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उदाहरण, बच्चे का अपनी माँ से बोलना या सीखना, बड़ों का आदर करना, कुकिंग सीखना अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा की तरह कठोर नहीं होती, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की तरह पूरी तरह मुक्त भी नहीं होती। ये विशेष कौशल या ज्ञान के लिए होती है। इसमें फ्लेक्सिबल सिलेबस होता है, उम्र या स्थान का कड़ा बंधन नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन इसका उदाहरण है। आपको पता है कि डिस्टेंस कोर्सेस आपके चलते हैं, इग्नू या एमपी बोर्ड से, ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स, एडल्ट एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब इसमें आता है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समग्र शिक्षा इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा क्या है? जब सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ाए जाएं तो ये भेदभाव को भी खत्म करेगा और सभी को समान अवसर भी देगा। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पीछे हैं छात्र छात्राएं, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, है ना, और विविधताओं का क्या करना, सम्मान करना। तो ये तीनों को आप एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं ना। फॉर्मल शिक्षा स्कूल या कॉलेज में दी जाएगी, इनफॉर्मल घर और समाज में, नॉन फॉर्मल आपके जो है मुक्त विश्वविद्यालय और ऑनलाइन होंगे, है ना। कठोर नियम इसमें कोई नियम नहीं, लचीले, डिग्री या नौकरी मिलेगी, इसमें जीवन जीना सीखोगे आप, और कौशल और ज्ञान वृद्धि किसमें होगी? औपचारिक में। पूर्व निर्धारित सिलेबस है, इसका कोई सिलेबस नहीं है ना, और कोई सिलेबस नहीं है इसीलिए तो इसमें जब टेस्ट होते हैं तो उसमें आप लोग फेल हो जाते हो, है ना। आवश्यकता अनुसार। अगला देखिए, स्वयं पोर्टल, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। इसे रट लें, इस अक्सर फुल फॉर्म ही क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और एक बार तो ये फुल फॉर्म पूछा भी गया है ना। तो भारत सरकार द्वारा शुरू करे गए एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य देश के हर कोने में खासकर वंचित छात्रों तक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना है और इसके 3 आधारभूत सिद्धांत हैं जिससे आपके क्वेश्चन बने भी हैं और आगे बनेंगे भी। ये तीनों सिद्धांत आपको रट लेना है। पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है क्वालिटी। हर किसी तक शिक्षा पहुंचे, है ना, इसीलिए इसका उद्देश्य है। ये ऑनलाइन माध्यम से आपकी शिक्षा प्रदान करी जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करी जा रही है। तो इसका उद्देश्य भी क्या होगा कि जो डिजिटल गैप है ना, जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करना और शिक्षा को जो है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, आखिरी बच्चे तक पहुंचाना, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं का, और हर किसी तक शिक्षा पहुंचे। और आपको पता भी है कि शिक्षा जो है 21 ए के तहत आपका मौलिक अधिकार है ना। इसके साथ साथ डीपीएसपी में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देखोगे तो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शुरुआती शिक्षा है उसके लिए प्रावधान किया गया है और शिक्षा के लिए हर एक वर्ग के लिए समान प्रावधान किए गए हैं। और समता, आप देखिए, सभी को समान अवसर मिले, गुणवत्ता, पढ़ाई का स्तर कैसा हो, ऊंचा हो। इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, चतुष्कोणीय दृष्टिकोण है इसका, और ये एग्जाम का पार्ट आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। पहला है इसका वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पर्टिकुलर कोर्स पर क्लासेस ली जाएंगी, है ना। एक निर्धारित अवधि का पूरा पाठ्यक्रम रहेगा। और दूसरा इसका है ई कंटेंट, पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ या टेक्स्ट डाउनलोड या प्रिंट करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और तीसरा है असेसमेंट, कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो फिर क्या होगी, परीक्षा होगी या क्विज होगी, है ना, और उसके माध्यम से आप खुद को परख सकते हो। और फोर्थ है आपका डिस्कशन फोरम, जहाँ पर ऑनलाइन चर्चा मंच और छात्र अपने डाउट जो है वो पूछ सकता है। तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, चतुष्कोणीय दृष्टिकोण है जिस पर ये स्वयं काम करता है, और इसके 9 राष्ट्रीय समन्वयक हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिरकार ये जो स्वयं पोर्टल पूरा चल रहा है ये किसकी मदद से चल रहा है, किसके समन्वय से चल रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है, पहला तो है AICTE, है ना, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, सेल्फ पेड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज कराता है। NPTEL इंजीनियरिंग कोर्सेज कराता है। UGC नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज कराता है। CEC अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, स्कूली शिक्षा के लिए NCERT, NIOS स्कूली शिक्षा ओपन स्कूलिंग के लिए कोर्स प्रदान करता है। इग्नू जो है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रदान करता है। IIMB मैनेजमेंट स्टडीज़, NITTR ये आपका शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार समन्वयक है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स 9 हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला है स्वयं प्रभा। आपको पता है कि DTH चैनलों के माध्यम से छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट की सुविधा कम है ताकि वे टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, इसका उद्देश्य है। और आपको पता है GSAT 15 एक सैटेलाइट है
जिसके माध्यम से ये सुविधा प्रदान करी जाती है। पहले इसमें 32 चैनल थे, अब 34 हो गए हैं और पीएम ई विद्या के तहत इनकी संख्या 280 प्लस अब हो गई है, लेकिन परीक्षा में अक्सर 34 डीटीएच चैनल वाला विकल्प ही पूछा जाता है। तो उसमें अलग अलग विषय के चैनल आप देखोगे जिनके यहाँ पर फ्री डीटीएच है, तो आप देखोगे उसमें कि अलग अलग विषयों का जो है अध्ययन अध्यापन कराने के लिए ई विद्या नाम से चैनल आपके आते हैं। तो प्रसारण जो है 24/7 चलता है, हर दिन कम से कम 4 घंटे का नया कंटेंट आता है। यह दिन में 5 बार रिपीट होता है ताकि छात्र अपनी सुविधानुसार देख सकें। अपलिंकिंग, यह चैनल विजय एन गांधीनगर से अपलिंक किए जाते हैं। वेब पोर्टल, इसका रखरखाव इनफ्लिपनेट सेंटर द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर एबीसी आईडी पर आते हैं। एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जिस तरीके से आप अपना पैसा एक बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप पूरी शिक्षण प्रक्रिया में जो कुछ भी अर्जित करते हो उसके लिए आपका एक अकाउंट बनता है, जिसे एबीसी अकाउंट कहा जाता है। एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में जमा करने वाला एक वर्चुअल बैंक है, जिसकी शुरुआत एनईपी 2020 के तहत की गई है। एक क्रांतिकारी पहल है। इसमें 12 अंकों की एक आईडी होती है ना, जो कि हर छात्र को मिलती है, जिसमें आपके क्रेडिट पॉइंट जो है वो जमा होते रहते हैं। और इसके सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ दे तो उससे क्रेडिट जो है एबीसी आईडी में क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बस जरूरी है कि संस्था आपके क्रेडिट पॉइंट्स को एबीसी आईडी में अपलोड कराती रहे। जब वह कुछ साल बाद वापस पढ़ाई शुरू करेगा तो उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वह वहीं से आगे बढ़ सकेगा जहां उसने छोड़ा था। फिर अगला क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर। छात्र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, उनके क्रेडिट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइफ टाइम इसके क्रेडिट्स की वैधता आमतौर पर 7 साल की होती है, यानी आप 7 साल के भीतर अपनी डिग्री पूरी करने वापस आ सकते हैं। ये भी एग्जाम का पार्ट आपका बन सकता है क्वेश्चन। एमपी सेट के कीवर्ड्स कुछ याद रखिएगा। एनएडी फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट मोबिलिटी, छात्र गतिशीलता को बढ़ावा देता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, लचीली शिक्षा, जो कि 2020 का भी हिस्सा है ना, उसकी विशेषताओं का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। सीसी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, और ये मूल्यांकन की वो प्रणाली है जो इसका उद्देश्य रटने की आदत को खत्म कर बच्चे के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को परखना है। राइट टू एजुकेशन 2009 के एक्ट में और सीबीएसई द्वारा इसको लागू किया गया था। सीसी के 2 मुख्य स्तंभ हैं, पहला है कॉन्टिन्यूस और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि परीक्षा केवल साल के अंत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे साल क्या होनी चाहिए, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। जो टीचर्स हैं वो लगातार क्या करते रहें, हर एक 2-2 महीने के अंतराल में छोटे छोटे टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस और फीडबैकों को उसमें शामिल करें। छात्र की कमियों को तुरंत पहचानें और उनको सुधारें, है ना। ये इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चे के हर एक व्यक्तित्व के हर पहलू का मूल्यांकन होना चाहिए। क्या विज्ञान के छात्र में कला संबंधी कोई खूबी है तो उसको निखारने का प्रयास किया जाए, है ना। खेलकूद से जुड़ी, जीवन कौशल से जुड़ी, है ना, उसके अंदर भाषण की कला है कि नहीं है, उसके अंदर कोई आर्टिस्टिक कला है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है निखारी जाती हैं और देखी जाती हैं, और इसका उद्देश्य यही है ना। तो एक व्यापक उद्देश्य है, कॉम्प्रिहेंसिव इसका उद्देश्य है। तो ये मूल्यांकन के प्रकार आप देखिए। आप रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान होता है, जैसे लास्ट टेस्ट, होमवर्क, प्रोजेक्ट, क्विज, ये आपका टीचर जब आपको कराता है तो उस दौरान ही असेसमेंट उसका किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि आपका क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। तो उसका भार आमतौर पर 40% होता है ना। आपकी उपस्थिति क्या रह रही है, आप किस तरीके से क्लास टेस्ट करते हो, है ना, क्लास को अटेंड करते हो, है ना, होमवर्क करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, है ना, ये सब पर आधारित होता है ये 40% आपका। और दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन, सत्र के अंत में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम। इसका उद्देश्य तय करना है कि छात्र अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं है। इसका भार होता है 60%। एबीसी आईडी 2020 की पॉलिसी में है, आरटी एक्ट में सीसी था आपका। और बच्चे का लगातार पूरा मूल्यांकन प्रक्रिया, विधि, रटने से आज़ादी, सर्वांगीण विकास, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पिरेंट, क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये आप देख लीजिए एक बार। फोकस इसमें क्रेडिट जमा करना, ट्रांसफर करना, डिजिटल ऑनलाइन इसकी प्रकृति है, कॉलेज बदलने या पढ़ाई छोड़ने में आसानी। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और मैंने आपको इसके माध्यम से जो पहली यूनिट है एमपी सेट एग्ज़ाम की, पेपर 1 की, वो मैंने कवर करा दी है। और बहुत जल्दी मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए भी कंटेंट लेकर के आऊँगा, और एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए भी कंटेंट लेकर के आऊँगा। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।